जय हिंद। आज हम बात करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक और संरचना जिसे हम तारक काय के नाम से जानते हैं। इसके पहले जो वीडियो आपने देखे उसमें अन्य कोशिकाओं के बारे में हमने चर्चा की, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक आदि। आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक और महत्वपूर्ण संरचना के बारे में जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम या साइटोसेंटर या तारक काय, और एक नाम है इसका कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना दिखती है, इसलिए हम इसे कार्ट व्हील स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखें सेंट्रोसोम। देखते हैं सेंट्रोसोम की खोज के बारे में, किसने इसकी खोज की और किसने इसका विस्तृत अध्ययन किया। तो आइए देखें 1875 में वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेंट्रोसोम को खोजा। लेकिन इसी सेंट्रोसोम को, इसी तारक काय को 1876 में वॉन बेंडन नामक वैज्ञानिक ने देखा, जबकि इसका नाम वर्ष 1888 में किसने दिया? थियोडर बॉवेरी नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1888 में जब सेंट्रोसोम का विस्तृत अध्ययन किया, तब उन्होंने सेंट्रोसोम शब्द का इस्तेमाल किया इस संरचना के बारे में। बच्चों देखें, ये सेंट्रोसोम में पाए जाने वाले सेंट्रियोल की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना है। अब इसे देख के हमें अंदाजा लगता है कि ऐसी ही कुछ रचना रहती होगी किसकी? बैलगाड़ी के पहिए की। बैलगाड़ी के पहिए को अगर हम डेकोरेट कर दें, अगर सजा दें, तो कुछ ऐसी ही रचना उसकी बनती है। इसलिए सेंट्रोसोम को एक और नाम दिया गया, और क्या नाम दिया गया? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर नाम दिया गया। तो सेंट्रोसोम की संरचना, सेंट्रोसोम की स्थिति, सेंट्रोसोम के कार्य, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। एक छोटी सी बात और इसमें देखें, इसे हम 9+0 पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट भी कहते हैं। क्यों? आपको इस संरचना में 3 नलिकाओं का एक सेट दिख रहा होगा। ये 3 नलिकाएं हैं, पतली पतली नलिकाएं हैं जो आपस में सेट बनाती हैं। इन्हें कहते हैं ट्रिपलेट। और ऐसे कितने ट्रिपलेट हैं जरा देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे 9 ट्रिपलेट हैं जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में अरेंज रहते हैं। लेकिन सेंटर में क्या कोई ट्यूबुलर है? नो, सेंटर में किसी भी प्रकार का ट्रिपलेट या किसी प्रकार का माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो हम देखें पेरिफेरली अरेंज, चारों ओर इसके कितने ट्रिपलेट हैं? 9। लेकिन सेंटर में कितने ट्रिपलेट हैं? 0। इसलिए इस प्रकार के अरेंजमेंट को नाम दिया गया 9+2 0 पैटर्न ऑफ माइक्रोफिब्रिलर अरेंजमेंट। सेंट्रोसोम को हम सेंट्रोसोम क्यों कहते हैं? जैसा कि आपने देखा कि सेंट्रोसोम शब्द का इस्तेमाल थियोडर बॉवेरी नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1888 में किया। सेंट्रोसोम शब्द 2 शब्दों से मिलना है। लैटिन भाषा का सेंट्रम, जिसका अर्थ होता है केंद्र, सेंटर, और दूसरा शब्द ग्रीक भाषा का है सोमा, जिसका अर्थ होता है बॉडी या शरीर। तो कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाली जो बॉडी है, संरचना है, वो कहलाती है सेंट्रोसोम या तारक काय। तारक काय इसे क्यों कहते हैं, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। जरा देखें सेंट्रोसोम को हम सेंट्रोसोम क्यों कहते हैं। जैसे कि ये एक कोशिका है। कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के पास, केंद्रक की दीवार से लगभग लगी हुई जो रचना होती है वो कहलाती है सेंट्रोसोम। सेंटर पोर्शन,
कोशिका के सेंटर वाले पोर्शन में कौन पाया जा रहा है? सोमा। सोमा मीन्स बॉडी। इसका मतलब सेंट्रली लोकेटेड बॉडी इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। तो इसका लोकेशन क्या है? प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के पास पाए जाने वाली संरचना कहलाती है सेंट्रोसोम। हम ये जाने कि सेंट्रोसोम किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है और किस प्रकार की कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। सबसे पहले ये जान लें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात जीवाणु और नीले हरे शैवाल की कोशिका में ये नहीं पाए जाते। दूसरी चीज, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, परंतु सभी यूकैरियोटिक कोशिका में भी ये नहीं पाए जाते। तो किसमें नहीं पाए जाते? उच्च श्रेणी के पादप कोशिका में, यानी हायर प्लांट्स में ये नहीं पाए जाएंगे, जबकि एल्गी में पाए जाते हैं, कवक में ये नहीं पाए जाएंगे। अब बात आई एनिमल टिश्यू में, एनिमल सेल में जंतु कोशिकाओं में कहां पाए जाएंगे? जितने भी जंतु कोशिकाएं हैं उन सब में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में जो आरबीसी होती है, स्तनधारी के शरीर में पाए जाने वाली मैच्योर आरबीसी में ये नहीं पाए जाते। तो हमने देख लिया कि सेंट्रोसोम कहां कहां पाए जाएंगे। सेंट्रोसोम पहली बात केवल जंतु कोशिका में पाए जाएंगे, केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाएंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। जंतुओं में जो एनिमल में पाए जाते हैं वो मैमेलियन एनिमल यानी स्तनधारी की मैच्योर आरबीसी में नहीं पाए जाएंगे। पादप कोशिकाओं में हायर प्लांट्स में नहीं पाए जाएंगे, लोअर प्लांट्स में जैसे एल्गी में ये पाए जाएंगे, कवक में नहीं पाए जाएंगे। तो हमने देखा कि सेंट्रोसोम कहां कहां पाए जा सकते हैं, किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जा सकते हैं और कहां नहीं पाए जा सकते। सबसे पहले देखें कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई। कोशिका में सेंटर में पाया जाता है, इसलिए इसे कहा गया साइटोसेंटर। लेकिन यह माना जाता है कि सेंट्रोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मेटाजोवन में पाए जाते हैं, मेटाजोवन पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय। सेंट्रोसोम से बनी हुई रचना पाई जाती है, पैरामीशियम में सेंट्रोसोम से बनी हुई रचना पाई जाती है। तो अर्थात मेटाजोवन में बहुकोशिकीय जीवों में इसकी उत्पत्ति है, परंतु ये एक कोश की जीवों में भी, एक कोश की जंतु में भी पाए जाते हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि किन किन जंतुओं में ये नहीं पाए जाते, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। कवक और उच्च श्रेणी के पौधों में स्तनधारियों के परिपक्व लाल रुधिर कणिकाओं यानी मैच्योर आरबीसी में ये नहीं पाए जाते। और इन जंतुओं में, इन पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते, परंतु इनका कार्य कौन करता है? पादप कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते। इसके लिए इनका कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC। MTOC नामक रचना उन पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जहां पर सेंट्रोसोम नहीं होते, और सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है वो इनकी रचना द्वारा किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर एक दिख रहा है सेंट्रोसोम। प्रत्येक सेंट्रोसोम, जैसा कि अभी आपने देखा सेंट्रोसोम ये है, प्रत्येक सेंट्रोसोम में दो और छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं, और इन दो छोटी रचनाओं को कहते हैं सेंट्रियोल। अर्थात प्रत्येक सेंट्रोसोम दो रचनाओं से मिलकर बनी होती है, उन्हें कहते हैं सेंट्रियोल। और इन सेंट्रियोल का जो ग्रुप है, जो पेयर है, उसे कहते हैं डिप्लोसोम। इसलिए आपने देखा कि सेंट्रोसोम का एक नाम और क्या है? सेंट्रोसोम का एक नाम है डिप्लोसोम। इसे डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सेंट्रोसोम में एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं, और सेंट्रियोल का जोड़ा कहलाता है डिप्लोसोम। अगली बात करें, प्रत्येक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, परंतु दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ लंबवत पाए जाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात 90 अंश के कोण पर पाए जाते हैं। देखिए
ये एक सेंट्रोसोम है और इस सेंट्रोसोम में आपको दो रचनाएं दिख रही हैं। एक रचना तो ये है और दूसरी रचना ये। ये दोनों रचनाएं एक दूसरे के पर 90 अंश के कोण पर, अर्थात एक ऐसा है हुआ और दूसरा ऐसा, इसके बीच में 90 अंश का कोण पाया जाता है और ये दोनों रचनाएं क्या कहलाती हैं? सेंट्रियोल। ये एक रचना है सेंट्रियोल और ये एक दूसरी रचना है सेंट्रियोल। तो इसके अनुप्रस्थ काट की रचना कैसी होती है? ऐसी, जैसा आपको दिख रहा है, ये ऐसा होगा, इस तरह से। और दूसरी रचना कैसी होगी? ऐसी। और इनके बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। तो एक सेंट्रोसोम में एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं और वो सेंट्रियोल आपस में 90 अंश पर परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, 90 अंश के कोण पर पा जाते हैं। सेंट्रियोल आप देख रहे हैं, एक सेंट्रियोल की जो रचना है ये है सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 अंश पर पा जाते हैं। इन दोनों सेंट्रियोल में एक सेंट्रियोल सेल डिवीजन के समय अपने मदर सेंट्रोसोम से बनते हैं और उसे हम कहते हैं, जैसे कि अगर ये वाला ये है मदर, लेकिन इसने जो बनाया वो क्या होगा? डॉटर। सेंट्रियोल के चारों ओर पाए जाने वाला पूरा पदार्थ कहलाता है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, पीसीएम। सेंट्रोसोम एक जोड़ी छोटी छोटी रचना से मिलकर बने होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ समकोण पर अर्थात परपेंडिकुलर 90 अंश के कोण पर स्थित होते हैं। इनके चारों ओर पाया जाने वाला घना प्रोटीन युक्त गाढ़ा पदार्थ कहलाता है पीसीएम, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लिएशन और एंकरिंग, किसी चीज को पकड़ रखने की क्षमता, इन कार्यों से संबंधित 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं सेंट्रियोल में। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं आप देख रहे हैं? गामा ट्यूबुलिन, पेरिसेंट्रिन और नाइनिन। अर्थात सेंट्रियोल में मुख्य रूप से 3 प्रोटीन होते हैं, गामा ट्यूबुलिन, पेरिसेंट्रिन और नाइनिन। ये 3 प्रोटीन हैं जो सेंट्रोसोम में या सेंट्रियोल में पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका चक्र क्या होता है? आइए देखें। कोशिका चक्र देखें, एक कोशिका ये सेल है, जब सेल डिवीजन करती है तो अपने आप को बड़ी कर लेती है और प्रिपरेशन करती है, उसके बाद ये डिवीजन करती है, एक सेल से 2 सेल बन जाती है। लेकिन जब कोई सेल डिवीजन करती है तो डिवीजन के पहले अपनी प्रिपरेशन करती है और वो प्रिपरेटरी फेज कहलाता है इंटरफेज। अर्थात विभाजनत्राल प्रवस्था। ये मदर सेल है, मदर सेल ने अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार किया और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ये अपने आप को इंक्रीज कर लेती है साइज में, वो सारे मटेरियल बना लेती है जिसका उपयोग अभी आगे किया जाना है सेल डिवीजन में, और दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इंटरफेज, प्रिपरेटरी फेज। अब इस इंटरफेज में 3 सब फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इस S फेज में सेंट्रियोल का निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कोशिका में एक सेंट्रोसोम होता है। जब ये डिवीजन करेगा तो ये सेंट्रोसोम
इन्हें भी चाहिए और इन्हें भी चाहिए। तो नए सेंट्रोसोम को बनाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन पदार्थों को इकट्ठा करके नए सेंट्रियोल का निर्माण कब होगा? एस फेज में। इसकी इंटरफेज में। तो एक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण हो गया, यह कहलाती है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। और कोशिका चक्र के एस फेज में ही सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। देखें, प्रत्येक कोशिका चक्र के एस फेज में सेंट्रोसोम केवल एक बार अपने समान नए सेंट्रोसोम का निर्माण कर लेता है। अब जानते हैं कि एक सेंट्रोसोम में एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं। तो एक सेंट्रियोल तो नई कोशिका को विरासत में मिलता है। देखें एक सेंट्रोसोम, इस एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। जब विभाजन की बात आई तो एक सेंट्रियोल इसे मिला, एक सेंट्रियोल इसे मिला, तो ये दोनों इसे अपनी मदर से मिला है, इसलिए इसे कहेंगे मदर सेंट्रियोल। लेकिन इन दोनों सेंट्रियोल ने एक एक नया सेंट्रियोल और बना लिया। इसने बनाया एक नया सेंट्रियोल, इसने बना लिया एक नया सेंट्रियोल। तो जो नया सेंट्रियोल बना वो क्या होगा? वो होगा डॉटर सेंट्रियोल। इस तरह से प्रत्येक नई सेल को दो सेंट्रियोल मिल गए और दो सेंट्रियोल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? सेंट्रोसोम। लेकिन हर नए सेंट्रोसोम में एक सेंट्रियोल मदर है जो ओरिजिनल प्राप्त हुआ है और एक नया बना हुआ है। तो ओल्डर वन इज कॉल्ड एज मदर सेंट्रियोल एंड न्यूअर इन कॉल्ड एज डॉटर सेंट्रियोल। जब दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा सिंगल सेंट्रोसोम। एक ही बार डिवीजन होता है सेंट्रोसोम का, और वो भी कोशिका चक्र के सेल साइकिल के एस फेज में होता है। प्रत्येक कोशिका चक्र के एस फेज में सेंट्रोसोम केवल एक बार अपने समान नए सेंट्रोसोम का निर्माण करता है। प्रत्येक डॉटर सेंट्रोसोम को एक सेंट्रियोल उसे विरासत में अर्थात अपने मदर सेंट्रोसोम से प्राप्त होता है। दूसरा सेंट्रियोल नया बनाया जाता है। तो जो नया है वो डॉटर सेंट्रियोल है, जो पुराना है वो मदर सेंट्रियोल है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में प्रोफेज के दौरान सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल में विभाजित हो जाता है और विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं तथा केंद्र की तर्कु या न्यूक्लियर स्पिंडल का निर्माण करते हैं। आइए देखें न्यूक्लियर स्पिंडल क्या है, कैसे सेंट्रियोल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया यहां से यहां तक है। इसमें 4 प्रवस्थाएं होती हैं। यह वो प्रवस्था है जब कोशिका अपने आप को तैयार करती है। लेकिन यह प्रवस्था जब कोशिका अपने आप को विभाजित करती है। विभाजन में भी 4 प्रवस्थाएं होती हैं। पहला प्रोफेज, मेटाफेज और फिर इस तरह से टीलोफेज और एनाफेज। तो मेटाफेज प्रवस्था जब होती है तो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है। आइए देखें, जब मेटाफेज प्रवस्था होती है तो ऐसा क्या होता है। मेटाफेज प्रवस्था में यह है कोशिका, और कोशिका के केंद्रक के चारों ओर की दीवार नष्ट हो जाती है और उस वक्त विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। सेंट्रोसोम भी 2 सेंट्रियोल में बढ़ जाता है और वो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इस वाले भाग को कहते हैं ध्रुव या पोल, और बीच वाले भाग को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटर। और इनके बीच अनेकों पतले पतले रेशेनुमा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। इन्हें टेक्टाइल फाइबर कहते हैं और इनके बीच में ढेर सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और ये पूरी जो संरचना है आपको दिख रही है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल, केंद्र की तर्कु।
और केंद्र की तर्कु को बनाने में ये दोनों सेंट्रियोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने देखा कि सेंट्रियोल का क्या कार्य है। उन्होंने कोशिका विभाजन के प्रावस्था के दौरान क्या बना लिया, केंद्र की तर्कु का निर्माण कर लिया। और तब मेटाफेज अवस्था में होगा ये। आइए देखें सेंट्रियोल की संरचना कैसे होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के पास सेंट्रोसोम है, प्रत्येक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं और वो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर पा जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रत्येक सेंट्रियोल की संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेंट्रियोल। अब हम एक सेंट्रियोल में क्या क्या रचनाएं होती हैं इसकी बात करते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल में एक केंद्रीय संरचना होती है और इसे कहते हैं सेंट्रल हब। इस केंद्रीय संरचना के चारों ओर ऐसी रचना दिखती है। वो रचना कैसी होती है? ये 9 स्पोक कहलाती है और प्रत्येक स्पोक के चारों ओर ऐसी 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 नलिकाएं हैं और 3 नलिकाएं कैसी होती है? इस तरह से 1 नली, 2 नली और ये 3 नली, इस तरह सब में ऐसे पाई जाती है। तो ये 3 नलिकाएं हैं और प्रत्येक नलिका के चारों ओर एक कवर पाया जाता है और ये कवर कॉमन होता है, अर्थात सभी का अलग अलग कवर नहीं होगा। इसे कहेंगे कॉमन शीट। कॉमन शीट, और ऐसा कॉमन शीट सभी 3 नलिकाओं के चारों ओर पाया जाएगा। प्रत्येक 3 नलिकाओं से मिलकर बना हुआ ये जो सेट है इसे कहते हैं ट्रिपलेट या ट्रिक। ये कहलाता है ट्रिपलेट या ट्रिक। और ऐसे 9 ट्रिपलेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट होते हैं। प्रत्येक ट्रिपलेट में 3 नलियां होती हैं और ये नली कहलाती है ए, ये है बी और ये है सी, और तीनों से मिलकर बना ट्रिपलेट। प्रत्येक का ए दूसरे के सी से जुड़ा होता है। जैसे
ये सी इसके ए से जुड़ा है, ये सी इसके ए से जुड़ गया, ये सी इसके ए से जुड़ गया। इस तरह से प्रत्येक ए दूसरे के सी से जुड़ा होता है और जिसके द्वारा जुड़ा होता है इसे कहते हैं ए सी लिंकर। प्रत्येक ट्रिपलेट का ए सेंटर के हब से जुड़ा होता है, इसलिए सेंटर के हब से जुड़े हुए इस डंडी को, इस स्पोक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पोक। अपने साइकिल की तीली देखी होगी, किसी भी गाड़ी में पतली पतली डंडियां पा जाती हैं पहिए में, उन्हें कहते हैं स्पोक। तो यहां पर भी ये स्पोक की भांति काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा प्रत्येक का ए बगल वाले ट्रिपलेट के सी से जुड़ जाता है। उसके बाद इस तरह से कनेक्टिविटी बन जाती है। और ये तैयार हो गई बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना, जिसे आपने पहले स्लाइड में देखा था। देखिए, ये बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना, ऐसी संरचना। तो ये क्या है? सेंट्रल हब है, ये स्पोक है, और आपने देखा ये ट्रिपलेट है। बिल्कुल ऐसी ही संरचना बन गई और देखने में यह बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखती है, इसलिए इसे कहा गया कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। तो सेंट्रोसोम के कितने नाम हो गए? सेंट्रोसोम, और हिंदी में इसे कहते हैं तारक काय। क्यों? क्योंकि तारे के समान दिख रहा है। तारक अर्थात स्टार, काय अर्थात शरीर, बॉडी। जिसका शरीर तारे के समान हो उसे हिंदी में कहते हैं तारक काय। तो इसके कई नाम हो गए, तारक काय, कार्टव्हील स्ट्रक्चर, और दो सेंट्रियोल परस्पर मिलकर आपस में बनाते हैं सेंट्रोसोम, जिसे कहते हैं डिप्लोसोम। तो डिप्लोसोम भी इसका नाम है, और चूंकि कोशिका के केंद्र में पाया जाता है इसलिए इसे साइटोसेंटर भी कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि सेंट्रोसोम कहां पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम किनसे मिलकर बने होते हैं, और सेंट्रोसोम के कार्य क्या हैं अभी हम देखेंगे। सेंट्रोसोम के कार्य, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सेंट्रोसोम करते हैं? पहला कार्य, जैसा कि आपने पहले जाना कि पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, परंतु सेंट्रोसोम के जो कुछ भी कार्य होते हैं वो कौन करता है? माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC। अर्थात कोशिका के विभाजन में सेंट्रोसोम की जगह यही काम करते हैं। अगला कार्य देखें, सेंट्रोसोम कोशिका चक्र के प्रगति में सहायक होता है। सेल साइकिल कैसे धीरे धीरे बढ़ेगी कंप्लीशन की ओर, पूर्णता की ओर, उसमें भी सेंट्रोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला कार्य, सेंट्रोसोम कोशिका को संरचना प्रदान करता है। संरचना कैसे प्रदान करता है? जैसे कि इस संरचना को आपने अपनी किताबों में देखा होगा, यह है युगलिना। युगलिना में यह जो रचना है इसे कहते हैं कशाभिका या फ्लैजेला। परंतु कशाभिका के या फ्लैजेला के आधार वाले भाग में फूली हुई रचना पाई जाती है, और यह फूली हुई रचना कहलाती है बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी का निर्माण या इसकी उत्पत्ति सेंट्रियोल से होती है, सेंट्रोसोम से होती है। तो देखा, सेंट्रोसोम ने एक विशेष प्रकार की रचना का निर्माण किया। इसी प्रकार हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम की संरचना इस प्रकार होती है, और पैरामीशियम के भीतर अनेकों सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, और प्रत्येक सेंट्रोसोम से
एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल पतले पतले धागे नुमा रचना निकलती है इस प्रकार। और ये रचनाएं कहलाती हैं सीलिया या रोमाभि। ये क्या है? सीलिया। तो इस सीलिया की सहायता से ये गमन करते हैं, मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। परंतु प्रत्येक सीलिया की उत्पत्ति किसने की? सेंट्रोसोम ने, सेंट्रियोल ने। तो सेंट्रोसोम कोशिकाओं में विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण भी करते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका में विशेष प्रकार की रचना का निर्माण करते हैं। जंतु कोशिकाओं में कुशल समसूत्री कोशिका विभाजन अर्थात सक्सेसफुल सेल डिवीजन के लिए सेंट्रोसोम बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक सेंट्रोसोम नहीं होगा तब तक सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में विभाजित नहीं होगा, और जब तक सेंट्रियोल में विभाजित नहीं होगा तब तक केंद्र के तर्कु यानी न्यूक्लियर स्पिंडल का निर्माण नहीं होगा, और बिना न्यूक्लियर स्पिंडल के निर्माण के कोशिका का विभाजन भी नहीं होगा। अर्थात सेंट्रोसोम का सेंट्रियोल में विभाजित होना अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है कोशिका विभाजन के लिए। तो कोशिका विभाजन के पूर्णता के लिए, उनके कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए सेंट्रोसोम का होना आवश्यक है। परंतु मक्खी और कुछ फ्लैट वर्म, चपटे, कृमि में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, फिर भी कोशिका विभाजन उनमें होता है किसी अन्य संरचना के द्वारा। अर्थात यह तथ्य गलत है कि इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम सेल विल नॉट डिवाइड। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति में भी होता है, परंतु यदि सेंट्रोसोम उपस्थित है तो सेंट्रोसोम की उपस्थिति कोशिका विभाजन में अत्यधिक सहायक होती है। अगला कार्य देखिए। कुछ प्रजातियों में कोशिका का विभेदीकरण अर्थात कोशिका से नई कोशिका बनी और वो कोशिका किसी विशेष कार्य को करने के लिए अपने स्वरूप को बदल देती है। यह परिवर्तन कहलाता है मॉडिफिकेशन या सेल डिफरेंशिएशन। तो कोशिका विभेदीकरण कुछ जंतुओं में होता है, तो कुछ जंतुओं में कोशिका विभेदीकरण के लिए सेंट्रोसोम महत्वपूर्ण कार्य करता है। आइए देखें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह है युग्लिना, और युग्लिना में सेंट्रोसोम से बनी होती है फ्लैजेला। परंतु जब कोशिका विभाजन करना होता है, जब इसे रिप्रोडक्शन करना होता है, प्रजनन करना होता है, तो यह फ्लैजेला समाप्त हो जाती है। यह फ्लैजेला समाप्त हो जाती है और सेंट्रोसोम पुनः अपने कार्य के लिए आ जाता है। और अब ये डिवीजन करते हैं इस प्रकार दो भाग में, और सेंट्रोसोम जो यहां पर था जिसने बेसल बॉडी बनाई थी वो विभाजित हो जाता है। लेकिन जैसे ही नए युग्लिना का निर्माण होता है फिर से यह सेंट्रोसोम फ्लैजेला बना लेती है या सीलिया बना लेती है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि कुछ प्रजातियों में कोशिका विभेदीकरण के समय सेंट्रोसोम सीलियम में बदल जाता है। एक है तो सीलियम, कई हैं तो सीलिया, एक है तो फ्लैजेलम, कई हैं तो फ्लैजेला। तो सेंट्रोसोम सीलियम में बदल जाता है, परंतु कोशिका विभाजन के पश्चात पुनः सीलियम का निर्माण होता है, अर्थात सेंट्रोसोम फिर से सीलियम में बदल जाता है। अगला कार्य देखें। मदर सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजेला के निर्माण में सहायक होती है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि युग्लिना में एक कशाभिका पाई जाती है फ्लैजेला, और पैरामीशियम में ढेर सारे हेयरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं सीलिया। तो बोथ द स्ट्रक्चर वेदर इट बिलोंग्स टू सीलिया और फ्लैजेला, बोथ द स्ट्रक्चर्स आर अराइज फ्रॉम द मदर सेंट्रियोल। तो मदर सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजेला के निर्माण में भी सहायता करती है। सेंट्रोसोम में द्विगुणन की क्षमता होती है। अभी मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया कि कैसे एक सेंट्रोसोम से दो सेंट्रियोल बन जाते हैं और दो से चार बन जाते हैं। तो सेंट्रोसोम में द्विगुणन की क्षमता होती है। जीव की जीवित रहने के लिए, किसी भी जीव की जीवित रहने के लिए सेंट्रोसोम की उपस्थिति आवश्यक है। क्यों? यदि कोशिका सजीव है तो कोशिका में विभाजन होगा, और कोशिका में विभाजन होगा तो सेंट्रोसोम का होना आवश्यक है। परंतु मक्खी और कुछ फ्लैट वर्म में सेंट्रोसोम नहीं होते, फिर भी वो सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। सेंट्रोसोम का अगला कार्य इंटरफेज के कोशिका दौरान, कोशिका विभाजन
का जो विभाजनत्राल अवस्था होती है अर्थात इंटरफेज अवस्था होती है, उस दौरान क्या होता है, इंटरफेज में कोशिका की गतिशीलता, आसंजन अर्थात अटैचमेंट और ध्रुवणता अर्थात पोलैरिटी, इन कार्य के लिए भी सेंट्रोसोम आवश्यक है। यानी इंटरफेज के दौरान कोशिका में जो कुछ भी मूवमेंट होता है, पोलराइजेशन होता है या फिर उसमें आसंजन होता है, उसका कंट्रोल भी सेंट्रोसोम ही करता है। शुक्राणु की पूंछ में अक्षीय तंतु का निर्माण, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। आइए इसकी चर्चा करें। यह है शुक्राणु का शीर्ष वाला भाग, इसके चारों ओर कवर होता है। यह है हेड, शुक्राणु का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ठीक नीचे दो सेंट्रियोसोम पाए जाते हैं अर्थात दो सेंट्रियोल होते हैं। यह सेंट्रियोल होता है प्रॉक्सिमल और ये होता है डिस्टल। इस डिस्टल सेंट्रियोल से एक पतला धागा बनता है और इसे कहते हैं एक्सियल फिलामेंट।